स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं रहेगी अभी। समीर तेजवानी, केमिस्ट्री फैकल्टी एट आराध्या क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? होप यू ऑल आर फाइन, डूइंग वेरी वेल। आई वेलकम यू ऑल इन द लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 12th। बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करो उसके पहले ही बता देता हूँ, अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो किसी वीडियो के ऊपर तब हमें वो सही में बहुत मायने में मोटिवेट करता है और भी हमारी क्वालिटी को या पढ़ाने के स्तर को इम्प्रूव करने के लिए। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आपको जो मटेरियल दिया गया है उसके अंदर मैं पेज नंबर 307 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 और 22, ठीक है। 20 का ही वो सब पार्ट है, सेकेंड नंबर का, उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस। तो देखो, वी आर नाउ क्लासिफाइंग द कोलोइडल सॉल्यूशंस। बच्चों जल्दी से याद कर लो, हमने कोलोइडल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था। कोलोइड एक ग्रीक वर्ड है, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, कोला मतलब कि ग्लू और आयोडोज मतलब लाइक। सो दिस सब्सटेंसेस आर ग्लू लाइक। इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, लायोफिलिक, लायोफोबिक। लायोफिलिक सॉल्वेंट लविंग, लायोफोबिक सॉल्वेंट हेटिंग। लायोफिलिक सिंपल प्रिपरेशन मेथड, लायोफोबिक कॉम्प्लेक्स प्रिपरेशन मेथड। लायोफिलिक they are easy to prepare, yeah, they are quite stable, and these are quite less stable. They can be coagulated easily and this can be not coagulated very easily. Sorry, this cannot be coagulated easily and this can be coagulated very easily. Okay, and the examples are starch solution over here and metal sulfides are लायोफोबिक इन नेचर। चलिए इतनी बात हो गई थी। अब हमें क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ना है। देखिए, कोलोइडल सॉल्यूशन का एक क्लासिफिकेशन लास्ट लेक्चर के अंदर एनिमेटेड वे में बहुत बढ़िया तरीके से मैंने चला दिया है, जिसके अंदर मैंने टोटल आपको 8 टाइप के अलग अलग कोलोइडल सॉल्यूशन बताए थे। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन करने वाले हैं बेस्ड ऑन साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेस। ठीक है, समझना। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। चलिए ठीक है, जनरल वर्ड देते हैं, कोलोइड्स बेस्ड ऑन साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेस। साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है, यही है ना आपका क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं, डिस्पर्स्ड फेस। चलिए डन। साइज ऑफ या टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस। तो इसके अंदर बच्चा लोग हम 3 तरीके के कोलोइडल सॉल्यूशंस पढ़ने वाले हैं। पहला है आपका मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज मैक्रो। चलिए इससे फर्स्ट ले लेते हैं माइक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स। माइक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स, ठीक है, माइक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स, या इसका दूसरा नाम आपको बुक के अंदर मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स भी दिया होगा। ठीक है, मल्टी मोलिकुलर बोल देते हैं। ठीक है, मल्टी मोलिकुलर ज़्यादा आसान रहेगा, एनसीईआरटी के हिसाब से डिस्कस करते हैं। तो ये हो जाएगा मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स। ठीक है, मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स। देन यू हैव मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स। सेकेंड क्लासिफिकेशन आता है मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स। एंड द थर्ड क्लासिफिकेशन इज associated colloids. associated colloids. associated colloids, इनको हम लोग माइसेल के नाम से भी जानते हैं, माइसेल्स या मिससेल्स। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, विच इज मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स। मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स। तो मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स का मतलब क्या होता है, देखो। तो मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन दे आर फॉर्म्ड व्हेन, समझना चीज को बच्चा लोग, फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल नंबर ऑफ molecules or small number of molecules or large number of atoms aggregate
एग्रीगेट, ठीक है। ये तब बनते हैं जब स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हो जाए। एग्रीगेट क्यों हो जाए? टू फॉर्म द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स, टू फॉर्म द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल डायमेंशन। अब आप बोलोगे सर कोलोइडल डायमेंशन कितना हो जाएगा? तो देखो कोलोइडल डायमेंशन का वैल्यू है 1 to 1000 नैनोमीटर। देखो ये कब होगा? जब बहुत लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या थोड़े नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हो जाए, कंबाइन हो जाए, और कंबाइन होकर के आपके पास कोलोइडल डायमेंशन के लार्ज पार्टिकल्स आ जाए, तब इन चीज़ को हम बोले जाते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स। फॉर एग्जांपल अगर आप गोल्ड का सोल ले, ठीक है, इसका एग्जांपल आएगा गोल्ड सोल। एग्जांपल क्या हो जाएगा? गोल्ड सोल। तो जो गोल्ड का सोल है उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के गोल्ड के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ पार्टिकल्स जो है वो एग्रीगेट हो जाते हैं और आपका कोलोइडल डायमेंशन की रेंज का पार्टिकल या कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर होता है। इसका दूसरा एग्जांपल जो है वो सल्फर सोल है। सल्फर सोल के अंदर भी 1000 और मोर S8 मॉलिक्यूल्स मतलब सल्फर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के सल्फर का सोल बनाते हैं। बच्चों याद रखो, गोल्ड सोल में बहुत सारे छोटे छोटे साइज के गोल्ड के एटम्स एक दूसरे के साथ एग्रीगेट या तो कंबाइन होकर के गोल्ड का सोल बनाते हैं। तो गोल्ड का सोल जो है वो आपका मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइड, ठीक है, समझ में आया होगा आई होप। दूसरा जो आता है दैट इज मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइड, ठीक है, दैट इज मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइड्स। देखिए नाम से ही आपको आइडिया आ गया होगा कि मैक्रो मॉलिक्यूलर मतलब यहाँ पर मैक्रो मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका आएगा मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइड्स, ठीक है। तो मल्टी मॉलिक्यूलर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, अब हमारी बारी है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स के बारे में। तो यहाँ पर ये कब बनते हैं? formed when macromolecules are dissolved in appropriate solvent। dissolve या are dispersed, dissolve तो नहीं बोल सकते, dispersed in appropriate solvent बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर डिसोल्यूशन नहीं होता है। dispersed in appropriate सॉल्वेंट। तो जब अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स डिस्पर्स हो जाते हैं तब मैक्रोमोलिक्यूलर कोलोइड्स बनते हैं, तब मैक्रोमोलिक्यूलर कोलोइड्स बनते हैं। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो, द इंडिविजुअल पार्टिकल्स यहाँ पर इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स होते हैं मतलब अपने आप में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन कोलोइडल डायमेंशन। वो पहले से ही कोलोइडल डायमेंशन के होते हैं, मतलब कि 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। मतलब इनके साथ किसी एसोसिएशन का या ऐसा किसी का चांस नहीं बनता है। एग्जाम्पल समझते हैं। तो जो एग्जाम्पल है वो आपका कुछ नेचुरल सोल्स देख लेते हैं, विच इज स्टार्च, दूसरा है एंजाइम्स, तीसरा है प्रोटीन्स। तो देखो बच्चों एंजाइम्स, स्टार्च, प्रोटीन्स ये सब नेचुरली अकरिंग मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स है। जब आप इनको किसी अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, बरोबर, अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो ये मैक्रोमोलिकुलर कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। समझना, ये एक्चुअली मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स हैं। जब इनको अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में डिस्पर्स करोगे, अप्रोप्रिएट डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स करोगे, तब ये कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। ये सब आपके नेचुरली अकरिंग मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स हो गए। अब कुछ सिंथेटिक कोलोइड्स की भी बात करते हैं या सिंथेटिक मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स की बात करते हैं। तो वो आपका हो जाएगा पहला तो पॉलीथीन, जो आप थैली यूज़ करते हो ना, दैट इज़ पॉलीथीन। दूसरा आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो पॉलीस्टाइरीन, ठीक है,
स्टायरीन। इसके बाद यू कैन टेक रबर, ब्यूटाडाइन रबर इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल। सो ब्यूटाडाइन रबर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड। समझ में आया? आई होप आपको मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड का भी कंसेप्ट समझ में आया होगा। नाउ वी आर प्रोसीडिंग फॉर द एसोसिएटेड कोलोइड्स। ठीक है, नाउ वी आर प्रोसीडिंग फॉर एसोसिएटेड कोलोइड्स। तो देखते हैं एसोसिएटेड कोलोइड्स में हमको क्या समझना है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है वो भी। यहाँ पर हमें देखना है एसोसिएटेड कोलोइड्स। बच्चों याद रखो, इस एसोसिएटेड कोलोइड्स को दूसरा नाम दिया गया है माइसेल्स। कुछ बच्चों ने इसको 10th स्टैंडर्ड के अंदर अच्छे से पढ़ा होगा, फॉर्मेशन ऑफ माइसेल एंड क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। तो उसके अंदर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि माइसेल्स क्या होता है। तो देखो बच्चों, माइसेल्स के बारे में क्या समझ सकते हैं। तो देर आर फ्यू सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस कैसे हैं जो लो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर अलग बिहेवियर दिखाते हैं और हाई कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर अलग बिहेवियर दिखाते हैं। तो जब तक इनका कॉन्सेंट्रेशन लो होता है तब तक ये नॉर्मल या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं? स्ट्रॉन्ग या नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जब यही सब्सटेंसेस हाई कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर होते हैं, तब ये एग्रीगेट हो जाते हैं। एग्रीगेट मतलब कंबाइन हो जाते हैं और ये कोलोइडल पार्टिकल की तरह बिहेवियर दिखाते हैं या कोलोइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेवियर दिखाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम एसोसिएटेड कोलोइड्स या तो माइसेल्स बोलते हैं। वापस जब हम फ्यू सब्सटेंसेस की बात करें तो ये फ्यू सब्सटेंसेस जो हैं वो लो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं और हाई कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर इनका जो बिहेवियर है वो एकदम कोलोइड की तरह रहता है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम किस नाम से जानते हैं? तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम एसोसिएटेड कोलोइड्स या तो माइसेल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब समझो बच्चों, ये जो माइसेल्स है वो जनरली सोप या तो डिटर्जेंट दिखा सकते हैं। सोप या तो डिटर्जेंट जो हैं वो इस तरीके से एसोसिएटेड कोलोइड्स या तो माइसेल का एग्जाम्पल होता है। बराबर। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, देखना है कि माइसेल फॉर्मेशन के लिए 2 कंडीशंस ज़रूरी होती है। माइसेल का जो फॉर्मेशन है वो 2 कंडीशन के अंदर ही पॉसिबल होता है। कौन कौन सी 2 कंडीशन? चलिए देख लेते हैं। तो माइसेल की जो फॉर्मेशन है उसके लिए 2 कंडीशन है। पहला है कॉन्सेंट्रेशन, तो उसका वैल्यू है आपका CMC। तो जब भी कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होगा, जब भी इस इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन CMC क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होगा, तभी ही माइसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस होगा। नंबर 1। नंबर 2 जो कंडीशन वो है टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर की कंडीशन है वो कुछ इस तरीके की है कि जब भी टेम्परेचर TK मतलब क्राफ्ट्स टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, जब भी टेम्परेचर क्राफ्ट्स टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तभी ही माइसेल का फॉर्मेशन टेक प्लेस होगा। उससे कम टेम्परेचर के ऊपर माइसेल का कॉन्सेंट्रेशन पॉसिबल नहीं होता है। कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें माइसेल के बारे में हम जान सकते हैं। बराबर, वो कुछ इस टाइप से है। ठीक है, तो देखिए फॉर सोप्स इसको याद रखिएगा, ये MCQ के अंदर पूछा जा सकता है। फॉर सोप्स नॉर्मल CMC क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन का जो वैल्यू है दैट इज व्हाट 10 to the power -3 to 10 to the power -4 मोल पर लीटर। जो सोप के लिए क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू है दैट इज 10 to the power -3 to 10 to the power -4 मोल पर लीटर। एक तो ये बात हो गई। दूसरी, फॉर टिपिकल माइसेल के लिए, फॉर टिपिकल माइसेल 100 और मोर मॉलिक्यूल्स कैन बी प्रेजेंट।
100 or more molecules can be present। तो क्रिटिकल ये ऑर्डिनरी माइसेल के अंदर 100 या तो उससे भी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है जब भी हम एसोसिएटेड कोलोइड्स या तो माइसेल्स की बात करें, ठीक है। अब इसके बारे में और भी थोड़ा डिटेल में हमको समझना है ताकि इन पॉइंट्स के बारे में आपको एकदम परफेक्ट आइडिया आ जाए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर भी ध्यान दे दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ माइसेल फॉर्मेशन बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। तो आपको यहाँ पर माइसेल फॉर्मेशन का एग्जाम्पल देना है, ठीक है, और माइसेल फॉर्मेशन एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आइए समझते हैं। एक्सप्लेन माइसेल फॉर्मेशन विद एन एग्जाम्पल। फॉर्मेशन विद एन एग्जाम्पल, हमको एग्जाम्पल की मदद से माइसेल का फॉर्मेशन समझना है। तो देखिए माइसेल का जो फॉर्मेशन है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ सोप, ठीक है। सोप का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि हम माइसेल का फॉर्मेशन समझ पाए। तो देखो सोप के अंदर द लार्ज पार्ट प्रेजेंट इज RCOO माइनस, या चलिए ठीक है, सोप्स जो होते हैं ना जनरली, सोप्स दे आर जनरली सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। ये सोडियम या तो पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं किसके, फैटी एसिड्स। इन फैटी एसिड्स के सोडियम या तो पोटेशियम सॉल्ट को हम जनरली RCOO माइनस Na+ की मदद से समझा सकते हैं। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका स्टीयरिक एसिड का सोडियम स्टीयरेट। ये जो सोडियम स्टीयरेट होता है ना, ये सोडियम स्टीयरेट मेजॉरिटी ऑफ सोप्स के अंदर प्रेजेंट होता है। फॉर्मूला लिख देता हूँ। सोडियम स्टीयरेट का जो फॉर्मूला है दैट इज C17H35COO माइनस Na+। कैसे बना होगा चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो ये बना होगा कुछ इस तरीके से, ये जस्ट आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दे रहा हूँ। यहाँ पर हमने स्टीयरिक एसिड लिया है C17H35COOH, ये आपका स्टीयरिक एसिड है। इसको लॉन्ग चेन फैटी एसिड बोलते हैं क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ही ज़्यादा है ना, कार्बन की लंबी चेन है। इसका रिएक्शन हम करवाते हैं NaOH के साथ, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं NaOH के साथ। तो देखो ये एसिड है, ये बेस है, एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। यहाँ से H जाएगा और वहाँ से क्या जाएगा बच्चों, तो वहाँ से OH जाएगा। तो आउट क्या होगा, -H2O। यहाँ से आउट क्या होगा बच्चों, -H2O। तो चलिए ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर जो चीज़ बनेगी वो है C17H35COO माइनस Na+, ठीक है। अब देखना यहाँ पर इसको हम बोलते हैं स्टीयरिक एसिड, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं सोडियम स्टीयरेट, इसको हम बोलते हैं सोडियम स्टीयरेट, इसको हम क्या बोल देते हैं, सोडियम स्टीयरेट। तो याद रखो सोडियम स्टीयरेट जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द सोप्स का पार्ट होता है। मेजॉरिटी ऑफ द सोप के अंदर क्या देखा जाता है, मेजॉरिटी ऑफ द सोप के अंदर आपका ये वाला पार्ट सोडियम स्टीयरेट जो है वो देखा जाता है लार्ज अमाउंट के अंदर। अब समझो बच्चों, यहाँ पर RCOO माइनस है, मैंने सोडियम स्टीयरेट को दिखाया है। सोडियम स्टीयरेट के बारे में हम क्या बोल सकते हैं और, तो देखो इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, देखना ध्यान से। CH3 CH2 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 CH2, मैं आगे ड्रॉ करता ही जाऊंगा क्योंकि मुझे 17 कार्बन दिखाने हैं। CH2 CH2 CH2, चलो गिनते कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गए। चलिए फॉर्मूला क्या था, C17H35
सी डबल ओ माइनस एन ए प्लस। अब मैं सी डबल ओ माइनस एन ए प्लस को थोड़ा सा यहाँ पर अलग दिखा रहा हूँ, सी डबल ओ माइनस एन ए प्लस। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर इतना जो पार्ट है ना, यहाँ पर इतना जो पार्ट है दैट इज नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल, ठीक है। क्यों इसको टेल बोला? तो देखो इसको अजगर के साथ कंपेयर करो, ये लंबी चेन को, तो ये अजगर की टेल लगेगी और ये आपको हेड लगेगा, बरोबर। तो इसको हम बोलेंगे नॉन पोलर, सॉरी पोलर हेड। इसको हम क्या बोलेंगे? पोलर हेड। ध्यान से देखो ये पोलर है, प्लस और माइनस चार्ज सेपरेटेड है, तो इसको हम बोलेंगे पोलर हेड। यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से सेपरेटेड नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन पोलर टेल। तो बच्चा लोग याद रखो कि जो नॉन पोलर टेल है वो आपका हाइड्रोफोबिक होगा ना, वो आपका कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक। जो नॉन पोलर टेल है वो आपका हाइड्रोफोबिक होगा, ये वाटर को हमेशा रिपेल करेगा। और जो ये पोलर हेड है वो आपका हाइड्रोफिलिक होगा। वो कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक, मतलब ये हमेशा वाटर को अट्रैक्ट करेगा और ये वाला जो पार्ट है वो हमेशा वाटर को रिपेल करेगा, ठीक है। ये हमेशा क्या करेगा? वाटर को रिपेल करेगा, ये वाटर को हमेशा रिपेल करेगा। तो अब समझिए, हम इसको यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा रेड पार्ट है ना उसको R से दिखा देते हैं, और पीछे वाला पार्ट जो है वो सी डबल ओ माइनस एन ए प्लस से दिखा देते हैं, उसको सी डबल ओ माइनस एन ए प्लस से दिखा देते हैं। अब यहाँ पर R पार्ट जो है दैट इज योर नॉन पोलर, R पार्ट इज नॉन पोलर, और यहाँ पर सी डबल ओ माइनस पार्ट जो है दैट इज पोलर। अब इसको मैं कन्वीनियंसी के लिए इस तरीके से दिखा देता हूँ, समझना, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर कन्वीनियंसी के लिए। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना वो वाटर से दूर रहेगा, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर के अंदर रहेगा, समझना, ठीक है। वाटर के ये अंदर कैसे रह रहा है। तो यहाँ पर मैंने वाटर ड्रॉ कर दिया है। अब मैं जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना उसको अंदर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अंदर मैंने हाइड्रोफिलिक पार्ट दिखाया है, ऊपर जो है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट दिखाया है, क्योंकि हाइड्रोफिलिक पार्ट को वाटर के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है, इसीलिए वो पानी के अंदर जाएगा। तो नॉर्मल स्टीयरेट आयन वाटर के अंदर कुछ इस तरीके से लगेगा, जब तक इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो स्टीयरेट आयन की जब तक कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन से कम रहती है तब तक वो इस तरीके से दिखेगा। बट जैसे ही इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन से बढ़ जाती है तो ये कोएजुलेट होकर के या एग्रीगेट होकर के इस तरीके का स्फीयर बना देगा, समझना, इस तरीके का यहाँ पर ये स्फीयर बना देगा। और यहाँ पर ये जो पार्ट था वो वाटर से अवे यहाँ पर सेंटर की तरफ रहेगा, ठीक है, वो वाटर के अंदर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आप ध्यान से देखिए, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना वो वाटर के ये स्फीयर के सेंटर की तरफ है, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो यहाँ पर बाहर की तरफ रह रहा है। हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो बाहर की तरफ रह रहा है। तो ये जो है वो आपका माइसेल है, आयोनिक माइसेल, ये आयोनिक माइसेल है, ठीक है। ये आयोनिक माइसेल कब बनता है? जब स्टीयरेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन CMC। अब CMC क्या होता है? क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन। तो जब तक कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन से बढ़ जाती है, जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन से बढ़ जाती है, ये स्टीयरेट आयन एक दूसरे के साथ स्फीयर बना करके आयोनिक माइसेल बना देते हैं। अब क्वेश्चन आएगा, सर इसको स्फीयर ही क्यों बनाया इसने? ये स्क्वायर भी तो बना सकता था, ये ट्रायंगल भी तो बना सकता था, ये रेक्टेंगल भी तो बना सकता था। द आंसर इज, समझो यहाँ पर स्फीयर जो है उसका सरफेस एरिया मिनिमम रहता है, इसलिए स्फीयर जो है वो सबसे स्टेबल फिगर है।
स्फीयर के अंदर ये बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेबल तरीके से रह सकते हैं, इसीलिए इसने कंबाइन होकर के किसका फॉर्मेशन किया है, स्फीयर का। यहाँ पर जो ये स्फीयर आएगा उसको हम बोलते हैं आयोनिक माइसेल। अब ये जो पार्ट है ना हाइड्रोफिलिक पार्ट, चलिए इसको रिप्रेजेंट कर ही देते हैं। ये जो पार्ट है दैट इज हाइड्रोफिलिक पार्ट, इसको हम हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं, और ये वाटर से क्लोज रहता है, वाटर से क्लोज रहता है। और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो टोवर्ड्स द सेंटर रहता है, टोवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर रहता है, टोवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर रहता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो स्फीयर के सेंटर में रहता है, और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो आपका स्फीयर से दूर रहता है या वाटर से नज़दीक रहता है। समझ में आया बेटा? देखो हमने ये सब का सब जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, अगर आपको क्लियरली नहीं दिखा हो तो वापस देख लेना। यहाँ पर सबका सब जो एक्सप्लेनेशन हमने दिया है अभी, वो सबका सब सोप के लिए है, क्योंकि सोप के अंदर इस तरीके का सोडियम स्टीयरेट लार्ज अमाउंट में, या पोटेशियम स्टीयरेट भी हो सकता है, लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। अब यही चीज़ डिटर्जेंट में कैसे बनती है वो देख लेते हैं। तो देखो डिटर्जेंट में भी माइसेल का फॉर्मेशन इसी तरीके से ही होता है, लेकिन उसके अंदर माइसेल फॉर्म करने वाले सोडियम या तो पोटेशियम सॉल्ट थोड़े से अलग होते हैं। तो देखो अब यहाँ पर आपका जो डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट में माइसेल फॉर्मेशन कैसे बनता है? तो इन डिटर्जेंट द पार्ट विच इज प्रेजेंट इज CH3 CH211 SO3 माइनस Na प्लस। हेलो बच्चों, कैसे हो? हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप को देख लिया है, बराबर? तो माइसेल फॉर्मेशन को देख लिया है। तो इस लेक्चर के अंदर हम क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप देख लेते हैं कि सोप किस तरीके से काम करता है, स्टेन कैसे रिमूव करता है। तो देखिए जो सोप का क्लींजिंग एक्शन होता है ना, वो इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट कि जो सोप होता है वो ग्रीस स्ट्रेन के आसपास माइसेल बना लेता है। ये जो ग्रीस स्ट्रेन है ना उसके आसपास सोप माइसेल बना लेता है, इसके लिए ऐसा देखने को मिलता है। तो आप देखो यहाँ पर स्टीयरेट आयन जो है वो इसके साथ अरेंज इस तरीके से हुए हैं कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो इससे दूर रह रहा है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है ना वो इसके अंदर रह रहा है। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर से अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वाटर से अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मतलब क्या होगा, ये जो है वो यहाँ से सरफेस पर से स्ट्रेन को उखाड़ने का ट्राई करेगा, और उखाड़ने का ट्राई करने के बाद इस तरीके का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, CMC से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन अचीव होने पर इस तरीके का स्फीयर का फॉर्म ले लेगा। अब ये स्फीयर के ऊपर देखिए सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब दो अगर ऐसे स्फीयर्स बाजू बाजू में हैं तो इनका कॉम्बिनेशन का कोई भी चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कहने का मतलब कि ये एक बार इस तरीके से स्ट्रेन इस सरफेस पर से उखड़ गया तो उसके रिकॉम्बिनेशन का कोई भी चांस स्टैंड करता नहीं है। समझ में आया? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। चलिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस के लिए हम नंबर ऑफ रिएक्शंस या नंबर ऑफ मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। टोटल 3 मेथड्स आपको NCERT टेक्स्ट बुक के अंदर दी गई हैं, जिसके अंदर पहला है केमिकल मेथड्स, दूसरा है ब्रेडिक्स-आर्क मेथड और तीसरा है आपका पेप्टाइजेशन। पहली मेथड की बात करते हैं जिसका नाम है केमिकल मेथड्स। देखिए methods for preparation of colloidal solutions, methods for preparation of colloidal solution, colloidal solution की प्रिपरेशन की मेथड्स। तो उसके लिए सबसे जो पहली मेथड है वो है आपकी केमिकल मेथड्स। सबसे पहला मेथड जो है वो केमिकल मेथड्स है। तो देखो बच्चों, केमिकल मेथड्स में हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस को यूज़ कर सकते हैं? तो हम सबसे पहले तो डबल डीकम्पोजिशन यूज़ कर सकते हैं।
डबल डीकम्पोजिशन। डबल डीकम्पोजिशन क्या होता है उसको जस्ट मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा है आप ऑक्सीडेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप यू कैन यूज़ रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन। और तीसरा जो है वो हाइड्रोलिसिस है। चलिए एक एक मेथड को समझ लेते हैं। पहला मेथड समझना है जिस विच इज़ डबल डीकम्पोजिशन। तो देखो डबल डीकम्पोजिशन में क्या है, डबल डीकम्पोजिशन। डबल डीकम्पोजिशन का मैं आपको एक जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ। ए बी प्लस सी डी विल गिव्स ए प्लस सी। देखिए यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, ध्यान से समझने का। डबल डीकम्पोजिशन में यहाँ पर जो बी है ना वो इधर सी के साथ कंबाइन हो जाएगा, सी बी, और जो डी है ना वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो इस तरीके का रिएक्शन जो है वो हो रहा है, समझ में आ रहा है। इसको हम बोलते हैं डबल डीकम्पोजिशन, मतलब दोनों का डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक साथ हुआ। ये जो डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो आर्सेनिक सल्फाइड को बनाने के काम में आता है। चलो समझते हैं कैसे। यहाँ पर आपके पास आर्सेनिक ऑक्साइड है AS2O3, इसका रिएक्शन आप करवा रहे हो H2S के साथ। इसका रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हो, H2S के साथ। तो यहाँ पर आपका जो सोल मिलेगा वो है AS2S3। यहाँ पर आर्सेनिक सल्फाइड का सोल मिलेगा, और क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहीं पर से भी कंबाइन हो सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हो H2O। अब देखिए इस इक्वेशन को मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, दैट इज़ अप टू यू। ये बहुत ही आसान मेथड है, आप इधर से आप बहुत ही इजी वे में इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए तो यू कैन आस्क मी, आई विल टेल यू कि किस तरीके से इस इक्वेशन को बैलेंस किया जा सकता है। तो अब दूसरा जो मेथड है वो है ऑक्सीडेशन, ठीक है। दूसरा जो मेथड है वो है ऑक्सीडेशन। तो जो सल्फ़र के सोल्स हैं उसको हम ऑक्सीडेशन के मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें और कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पर SO2 ले रहे हो और यहाँ पर H2S गैस पास कर रहे हो। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन कंबाइन होकर के आपके H2O बना देंगे, और यहाँ पर आपको सल्फ़र सोल के फॉर्म में मिलेगा। ये वाला सल्फ़र, ये वाला सल्फ़र और ये वाला सल्फ़र कंबाइन होकर के आपको सल्फ़र का सोल कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये है सल्फ़र का सोल। तो सल्फ़र का सोल जो है वो इस ऑक्सीडेशन मेथड की मदद से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका रिडक्शन मेथड। उसके बाद है रिडक्शन मेथड। तो देखो गोल्ड के जो सोल होते हैं ना उसको इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। करना क्या है, आप गोल्ड का अप्रोप्रिएट क्लोराइड ले लो, दैट इज़ AuCl3। इसका रिएक्शन आप करवा दो फॉर्माल्डिहाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्या होगा, इस गोल्ड का ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन कैसे है वो समझ लेना। यहाँ पर सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यहाँ पर सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 2 होगा, और यहाँ पर सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 है। तो देखिए यहाँ पर सल्फ़र का सोल ऑक्सीडेशन मेथड से बना। ये डबल डीकम्पोजिशन कैसे है वो तो आपको समझ में आया ही होगा। अब गोल्ड के अंदर देखिए यहाँ पर बनेगा आपका गोल्ड का सोल, Au सोल, ठीक है। और उसके साथ साथ गोल्ड के सोल के अंदर आप देखो कि यहाँ पर गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर जो था वो +3 था, बराबर। और यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज़ 0। इसका मतलब यहाँ पर आप रिडक्शन करके गोल्ड का सोल बना रहे हो। उसके बाद यहाँ पर अगर रिडक्शन हुआ है तो किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन भी होगा। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, फॉर्माल्डिहाइड का। फॉर्माल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर के यहाँ पर फॉर्मिक एसिड मिल रहा है, और साथ साथ में लास्ट में आपका HCl मिलेगा। इक्वेशन में बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, दैट यू आर सपोज टू डू। लास्ट रिएक्शन जो है वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के अंदर आप कौन सा सोल प्रिपेयर करते हो, तो जो आयरन के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ना उनको हम इस मेथड की मदद से प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोलिसिस का मतलब समझ लेते हैं कि हाइड्रोलिसिस मतलब होता क्या है। तो हाइड्रोलिसिस मतलब व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल ऐड वाटर एंड ब्रेक बॉन्ड्स। आप वाटर को ऐड करो और बॉन्ड्स को ब्रेक करो, इसी रिएक्शन को बोला जाता है हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस के अंदर हम क्या करते हैं बेसिकली, एक मिनट, तो हम ले रहे हैं FeCl3 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने लिया रेड कलर का FeCl3 और इसका हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर हम वाटर ऐड कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा,
यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन कंबाइन होकर के बना देंगे HCl, और आयरन जो है वो अपने हाइड्रोक्साइड फॉर्म में आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर कैसे हुआ, ये समझ में नहीं आया। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपका H+ और OH- बनेगा वाटर में से, ठीक है, H+ और OH-। यहाँ पर 3 क्लोरीन है, मतलब 3 H+ होने चाहिए। 3 H+ है तो 3 OH- भी होने चाहिए। 3 H+ 3 OH- है तो यहाँ पर 3 वाटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? 3 वाटर होना चाहिए। चलो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर 3 H+ और 3 Cl- कंबाइन होकर के 3 HCl बना दिए इधर, ओके। और यहाँ पर एक आयरन और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो कंबाइन होकर के क्या बना दिए? FeOH थ्राइस। तो ये रिएक्शन जो है वो आपका हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पर पहली मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन पूरी होती है, जिसका नाम है केमिकल मेथड्स। अब जो दूसरा मेथड है वो है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड या तो ब्रेडिक्स-आर्क मेथड। देखो बच्चों, ये थियोरेटिकल मेथड है, मैं इसको फिगर की मदद से आपको जस्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको इसका थ्योरी जो है वो खुद से लिखने का रहेगा। चलिए समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड क्या होता है। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड और ब्रेडिक्स-आर्क मेथड। ब्रेडिक्स-आर्क मेथड, अब देखिए इसका फिगर एक्सप्लेन करते हैं। खाली समझ लीजिएगा कि इसके अंदर 2 प्रोसेसेस एक साथ होती है। पहला है डिस्पर्शन और दूसरा है आपका कंडेंसेशन। डिस्पर्शन और कंडेंसेशन एक साथ होता है यहाँ पर। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम के जो सोल हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं। अब चलिए समझते हैं कि होता क्या है इसके अंदर। अब देखो, यहाँ पर हम एक वेसल ले रहे हैं। इस वेसल के अंदर आपके पास अप्रोप्रिएट डिस्पर्शन मीडियम है। इस वेसल के अंदर आपके पास अप्रोप्रिएट डिस्पर्शन मीडियम है। मैं एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से नोट डाउन करता जाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। ये आपका डिस्पर्शन मीडियम है, डिस्पर्शन मीडियम। अब जिस भी मेटल के सोल को आपको प्रिपेयर करना है ना, उस मेटल के इलेक्ट्रोड्स को इधर ले लो। उस मेटल के इलेक्ट्रोड्स को आप इधर डिप कर दो। यहाँ पर जिस भी मेटल का आपको सोल प्रिपेयर करना है उसके इलेक्ट्रोड्स ले लो। उस इलेक्ट्रोड्स को आप हाई वोल्टेज के साथ, मतलब इलेक्ट्रिक आर्क के साथ कनेक्ट कर दो। अब आप समझना इलेक्ट्रिक आर्क का मतलब क्या होता है। बहुत थोड़े से समय के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास करके लार्ज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर क्रिएट करना हो ना, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक आर्क जो है उसको परफॉर्म किया जाता है। थोड़े से समय के अंदर, अगर हमें थोड़े से समय के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करना हो तो इलेक्ट्रिक आर्क जो है वो परफॉर्म किया जाता है। इलेक्ट्रिक आर्क के अंदर क्या होगा बच्चों, समझना। तो इलेक्ट्रिक आर्क के अंदर हम यहाँ पर इनको इलेक्ट्रोड्स के साथ जोड़ देंगे। इनको हम इलेक्ट्रोड्स के साथ जोड़ देंगे। इनको इलेक्ट्रोड्स के साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आसपास में यहाँ पर आइस वाटर रख देंगे या जो बर्फ रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आइस बाथ रख देते हैं। ये जो है वो आपका आइस है। अब समझना होगा क्या, मेटल के अंदर मेटल के इलेक्ट्रोड्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास किया। इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होगा, इंटेंस हीट प्रोड्यूस होगा। आर्क पास किया मतलब ये मेटल वेपराइज हो जाएगा। वेपराइज होके तुरंत ही, मतलब वेपराइज होके तुरंत ही ठंडा पड़ेगा, मतलब वेपराइज होने पर डिस्पर्शन हुआ और एकदम से ठंडा पड़ जाएगा, जिसके मतलब से कंडेंसेशन हुआ। ठंडा होकर के यहाँ पर डिस्पर्शन मीडियम के अंदर स्मॉल 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 कोलोइडल पार्टिकल्स के फॉर्म में फैल जाएगा। तो डिस्पर्शन और कंडेंसेशन जो है वो यहाँ पर आपका एक साथ परफॉर्म हुआ। इस मेथड की मदद से आप गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम के सोल को प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी का एक थर्ड मेथड रहता है पेप्टाइजेशन, उसको मैं नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर करूँगा क्योंकि उसके कंटिन्यूएशन में मुझे दूसरे टॉपिक्स भी चलाने हैं।
मीनवाइल थैंक यू वेरी मच। आराध्या क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ख़ास करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें और भी अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। मीनवाइल थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।